हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा जीएस का सेशन है। इस सीरीज में हमने कल मौर्यन एम्पायर की एक इंट्रोडक्टरी क्लास की थी और आज हम स्टार्ट करेंगे मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर के बारे में आपको जो मेन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बातें याद रखनी है, वो सबसे पहले तो उसके सोर्सेज हैं। सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ कहाँ से मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चला, कौन कौन से स्रोत हैं। उसके बाद आपको एक हायरार्की याद रखनी है, एक सीक्वेंस याद रखना है कि पहले कौन सा किंग आया, उसके बाद कौन सा राजा आया, लास्ट रूलर कौन था, फाउंडर कौन था, ये आपको याद रखना है। फिर इन रूलर ने क्या क्या बनवाया था, ये आपको याद रखना है, सो दैट कि आपके एग्जाम के हिसाब से आपकी कोई भी चीज लेफ्ट ना रह जाए। तो इंट्रोडक्टरी क्लास हमने की थी और उसमें बहुत सारी खास बातें हमने की थी। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य या मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य या फिर मौर्य एम्पायर। मौर्यन साम्राज्य या फिर मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य साम्राज्य जो है ये मगध जो एम्पायर है उसके डिक्लाइन के बाद बना। और मगध जो है बेसिकली सीट ऑफ पावर बनी मौर्यास की, जिसमें कि पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। तो इसमें जो मेन बात आपको याद रखनी है वो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए कि जब यहाँ पर नंद डायनेस्टी राज कर रही थी। तो मगध पे नंद डायनेस्टी राज कर रही थी, जिसका लास्ट रूलर था धननंद। और धननंद को विष्णुगुप्त चाणक्य ने कूटनीतिक तरीके से हटा करके पावर से और चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पे बैठा दिया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य वाज द मैन ऑफ कैपेबिलिटी, और वो बहुत योग्य थे। और एक योद्धा की तरह जो है उन्होंने वहां पर इसका मगध का सिंहासन यानी कि मौर्य एम्पायर जो है उसकी स्थापना इन्होंने रखी। पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसके हमने कल सोर्स किए थे, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो अभी तक वीडियो, तो उसके लिए एक बार रिवाइज हम कर लेते हैं कि कौन कौन से सोर्सेस थे। तो सबसे पहले तो इसमें सोर्स की अगर हम बात करें तो सोर्स थे, पहले एक बुक थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। पहले एक बुक थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र लिखी हुई है कौटिल्य ने, जिसे विष्णुगुप्त चाणक्य या खाली चाणक्य भी कहा जाता था। ये कौटिल्य ने लिखी है। ये टोटल 15 बुक्स है और ये 180 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ये 180 चैप्टर्स में डिवाइडेड। नेक्स्ट इसमें जो सोर्स हमें मिला है वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस लिखी है विशाखा दत्त ने। ये क्वेश्चन आया भी है, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि विशाखा दत्त ने लिखी है। और मुद्रा राक्षस ये यूपीपीसीएस में 1 नंबर में क्वेश्चन आया था। अभी लास्ट ईयर का जो यूपी पीसीएस गया है 2023 का, इसमें पूछा था कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी है। फिर नेक्स्ट जो इसमें सोर्स हमने पढ़ा है वो बताया था हमने इंडिका। तो इंडिका एक किताब है जो कि ग्रीक दूत चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भारत आया था। उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज द्वारा लिखी हुई ये किताब है जिसका नाम है इंडिका, और ये केवल फ्रैगमेंट्स में है। अपार्ट फ्रॉम इंडिका हमारे पास और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे कि जातक कथाएं, पुराण और उपनिषद। जातक, पुराण या फिर उपनिषद। और इसके अलावा जो साइलोन क्रॉनिकल्स हैं, यानी कि श्रीलंका के जो किताबें हैं जो श्रीलंका में लिखी हुई हैं, जिन्हें हम कहते हैं साइलोन क्रॉनिकल्स।
साइलोन क्रॉनिकल्स में भी इनका जिक्र दिया गया है और जिसका नाम है दीपावमसा और महावमसा। दीपावमसा और महावमसा, ये इनमें भी मौर्यन एम्पायर का जिक्र है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक किंग की। सबसे पहले तो इसमें जो फाउंडर आएंगे उन्हीं का नाम आएगा। सबसे पहले था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसमें पहले इसके किंग थे जो कि फाउंडर थे। तो इसमें आप लिख सकते हैं इसके संस्थापक या फाउंडर। तो ऐसे क्वेश्चन आता है हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ द एम्पायर। फाउंडर, इनका टाइम पीरियड आपको अगर लिखना है, वैसे कुछ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहिए तो 322 से 298 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो स्टोरी है वो आपने सभी ने देखी होगी। इस पर मूवीज भी बनी है, इस पर बहुत सारी जो है ड्रामा सीरीज भी बनी है और किताबों में भी आपने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य इज अ वेरी सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन। बहुत ऑर्डिनरी से वो पर्सन थे और जब विष्णुगुप्त चाणक्य ने इन्हें देखा और इनसे वो मिले तो उन्हें लगा कि इसमें कैपेबिलिटी है और विष्णुगुप्त चाणक्य ने अपनी कूटनीतिक जो है उसको अपनाया और कूटनीति से मगध के सिंहासन पे से धननंद को हटा करके और चंद्रगुप्त मौर्य को उस सिंहासन पर बैठा दिया था। इसको, ये पूरी कहानी आपको मुद्रा राक्षस में मिल जाएगी जो कि विशाखा दत्त द्वारा किताब है। ये बहुत इजीली अवेलेबल बुक है, मुद्रा राक्षस। और अगर आप पढ़ना चाहें और जानना चाहें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो मुद्रा राक्षस से बेहतर कोई बुक नहीं है। तो मुद्रा राक्षस अगर पढ़ सके तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह से विष्णुगुप्त चाणक्य ने जो है कितनी कूटनीति अपनाई। जैसे कि राजनीति में चीजें होती हैं वो सारी बातें इन्होंने उसमें अप्लाई की और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। तो ये बात और कहाँ लिखी हुई है, ये जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है, अर्थशास्त्र में उन्होंने बात की है पॉलिटिकल जो कंडीशंस है उसकी, पॉलिटिकल कंडीशन की, इकोनॉमी की। और उसमें इनका एक बुक है जो कि नीति शास्त्र के नाम से जानी जाती है। इसमें एक राजा को, किंग को कैसे काम करना चाहिए वो सारी डिटेल्स इन्होंने अर्थशास्त्र में दी गई है, जो कि बहुत वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है हमारे लिए। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये बहुत ऑर्डिनरी पर्सन थे और इनको मगध का राजा बना दिया धननंद को हटा करके। उसके बाद इन्होंने अपना एम्पायर बढ़ाया और इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया। डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो आपको याद होना चाहिए कि इंदस वैली को यानी कि सिंधु घाटी को उस समय किसने जीता था? अलेक्जेंडर ने। तो इंदस वैली पर जो है अलेक्जेंडर ने जीत लिया था और वहां पर इंदस वैली पर किसका जनरल था? अलेक्जेंडर का जनरल था। तो सेल्यूकस निकेटर वाज द अलेक्जेंडर जनरल, जनरल ऑफ अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर का ये क्या था? जनरल। अलेक्जेंडर ने इसे वहां पर सेनापति बनाया हुआ था, सेना का जनरल था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया और इसको हराने के बाद लेकिन सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? इसके साथ एक संधि साइन कर ली। संधि का मतलब एक ट्रीटी साइन कर ली कि हमने वॉर नहीं करना। तो समझौता हो गया इन लोगों के बीच और सेल्यूकस निकेटर ने फिर अपनी बेटी की शादी करा दी चंद्रगुप्त मौर्य से। तो सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर married his daughter to Chandragupta. His daughter to Chandragupta.
तो सेल्यूकस निकेटर जो है इन्होंने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी और इस तरह से जो है हमारे संबंध फिर ग्रीक से और भी मजबूत हो गए। और उसी समय फिर ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, जिसकी बुक हमने अभी देखी है इंडिका, तो इंडिका जो है वो उन्होंने यहाँ आकर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ही लिखी है। फिर अपने लेटर टाइम में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया था। ये बात हमने जैन धर्म में भी पढ़ी है कि कौन सा ऐसा राजा है जिसने जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया और उन्होंने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में वो किए, बिताए, श्रवण बेलगोला। अब मगध का क्या हुआ, राज्य का क्या हुआ? श्रवण बेलगोला में स्थूल बाहु के साथ चले गए थे, स्थूल बाहु के साथ चले गए। श्रवण बेलगोला प्रेजेंट में कर्नाटका में है। तो वो श्रवण बेलगोला चले गए और वहां पर इन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए, स्थूल बाहु के साथ चले गए थे। और उस समय फिर ये क्वेश्चन आता है कि मगध के एम्पायर पे कौन था, मौर्य साम्राज्य में कौन किंग बना? तो इन्होंने अपने बेटे बिंदुसार को अपना राज्य सौंप दिया था। तो इन्होंने बिंदुसार जो इनके बेटे थे उनको अपना राज्य सौंप दिया था। बिंदुसार को ये अपना राज्य सौंप कर चले गए थे। बिंदुसार का जो कार्यकाल है वो रहा 298 से इसमें बीसी लिख लेना क्योंकि बीसी चल रहा है, 273 बीसी। तो ये रहे बिंदुसार। बिंदुसार जो है ये भी अपने पिता की तरह काफी प्रभावित रहे बाकी धर्मों से और इन्होंने आजीविका सेक्ट को प्रमोट किया, आजीविका वर्ग को का प्रचार किया, यानी कि इन्होंने आजीविका सेक्ट अपना लिया। आजीविका सेक्ट, सेक्ट मतलब जैसे कि आप आज 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 के समय में किसी भी कोई भी सेक्शन होता है, कोई ग्रुप होता है, कोई एसोसिएशन होती है, जब उसके मेंबर बन जाते हैं, जो धार्मिक एसोसिएशंस होती हैं तो उनके मेंबर बन जाते हैं। ऐसे ही आजीविका सेक्ट था, तो इन्होंने आजीविका वर्ग का प्रचार किया और उसे अपनाया बिंदुसार ने। और बिंदुसार जो है इसे अमृत गधा भी कहते थे, अमित्र गधा, अमित्र गथा, अमित्र गथा। इसे काफी लोग अमित्र गथा भी कहते थे। अमित्र गथा का मतलब है स्लेयर ऑफ एनिमल, सॉरी स्लेयर ऑफ एनिमी, यानी दुश्मनों का नश्वर, यानी नाश करने वाला, दुश्मनों का नाश करने वाला, स्लेयर ऑफ एनिमी। एनिमी की स्पेलिंग गलत है, एनिमी। तो स्लेयर ऑफ एनिमी भी बिंदुसार को कहा जाता है। बिंदुसार के बारे में काफी डिटेल्स नहीं है, लेकिन बिंदुसार को ऐसा कहा जाता है कि जो बिंदुसार हैं इन्होंने अपने पिता की तरह ही जो है धर्म और अपने राज्य में दोनों में बैलेंस बना के रखा। और उसके बाद आते हैं द नन अदर देन अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट के बारे में आपको काफी बातें याद भी रखनी है, एंड ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि अशोका द ग्रेट के बाद हिस्ट्री ही बदल गई, क्योंकि अशोका ने बहुत सारे एम्पायर को जीत लिया था और इनके टाइम पर एम्पायर का काफी एक्सटेंशन हुआ था। तो अशोका के बारे में अगर हम बात करें तो बिंदुसार के ये बेटे थे अशोक, अशोक महान, अशोक सम्राट अशोक से अशोक महान कैसे बने उसकी पूरी बात हम पढ़ेंगे इसमें। तो इनका सबसे पहले हम टाइम पीरियड लिख लेते हैं, कब से कब तक ये रहे हैं। तो 273 से लेके 232 बीसी के आसपास इनका कार्यकाल रहा है। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, और ये बात दीपावमसा महावमसा में भी लिखी हुई है कि सिंहासन पर बैठने से पहले इन्होंने अपने 99 ब्रदर्स की हत्या की थी, जो कि एक एग्जैजरेशन है।
तो वाई इट इज एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन का मतलब होता है कि ये बात बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई है कि उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स की हत्या की थी। तो ऐसा नहीं है, इसका खुलासा जो है बाद में हुआ है कि डिस्प्यूटेड रहा था इनका थ्रोन पर बैठना, बट हाँ इन्होंने अपने बड़े ब्रदर सुशीमा की हत्या की थी। तो प्रॉब्लम यहाँ पर थी, बिंदुसार ने इनको उज्जैन का गवर्नर बनाया था, उज्जैन का गवर्नर। तो उज्जैन का गवर्नर बना दिया था अशोका को, और उसके बाद जो है इन्होंने ये सत्ता में आए और इन्होंने इनका जो राज्याभिषेक है वो विवादित रहा। इनका राज्य अभिषेक विवादित रहा। विवादित रहा। इनका राज्याभिषेक काफी विवादित रहा और इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने एल्डर ब्रदर सुशीमा की भी हत्या की थी, ऐसा कहा जाता है। और ये बात दीपावमसा और महावमसा में, दीपावमसा दीपावमसा और महावमसा में लिखी है। महावमसा में लिखी है। इनका राज्याभिषेक विवादित रहा, दीपावमसा महावमसा में ये बात लिखी हुई है। फिर इन्होंने ये राजा बने, अराउंड 269 में ये राजगद्दी पर बैठे। इनका राज्य अभिषेक हुआ, राज्य अभिषेक हुआ। इनका 269 बीसी में राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद इनका जो राज्य था वो बहुत वेराइड था, और इसको हमने एक मैप में भी आपको बताया था कि इनका राज्य जो है, अगर हम इंडिया इमेजिन करें तो इनका राज्य काफी बड़ा था, और डेक्कन तक, अप टू डेक्कन इनका जो राज्य है वो फैला हुआ था। इनका राज्य, तो किसी भी सम्राट का राज्य इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा राज्य इनका था, जो कि डेक्कन में यानी कि साउथ तक भी इनका राज्य फैला हुआ था। तो इसके बाद जो है आपको इसमें याद रखना है इनके रोक एडिक्ट्स, रोक एडिक्ट्स। तो रोक एडिक्ट्स में इन्होंने कुछ डिटेल्स दी हैं, तो इसमें आपको दो रोक एडिक्ट्स याद रखने हैं, तिहरवा और सातवां। तो रोक एडिक्ट्स तिहरवे में लिखा हुआ है कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध के बारे में लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है, एक सारांश है या समरी है जिसे कह सकते हैं, सारांश किस बात का, धम्म के प्रचार का, धम्म के प्रचार से संबंधित। इसमें दो एडिक्ट्स लिखे हैं, अशोक एडिक्ट्स, और अशोक के जो रोक एडिक्ट्स हैं वो किस भाषा में लिखे हुए हैं, पाली में, मोस्टली पाली में लिखे हुए हैं, कुछ प्राकृत में, कुछ प्राकृत में। और लिपि कौन सी यूज हुई है उसमें, कुछ में ब्राह्मी लिपि यूज हो रखी है, और ये इंस्पायर्ड है खरोष्टी लिपि से, खरोष्टी लिपि से। तो जो भी रोक एडिक्ट्स अशोका के लिखे हुए हैं, जो भी रोक एडिक्ट्स उसके लिखे हुए हैं, वो रोक एडिक्ट्स 13वें में लिखा हुआ है कलिंग युद्ध के बारे में, रोक एडिक्ट्स 7th में लिखा हुआ है, सारांश है धम्म के प्रचार से संबंधित, और ये कुछ पाली में लिखे हुए हैं, कुछ प्राकृत में लिखे हुए हैं। अब इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो अब आएगी कि कलिंग वॉर, अशोक, सम्राट अशोक अशोक से महान कैसे बने। तो सम्राट अशोक जो है, कलिंग
जो कि प्रेजेंट डे में इस पोजीशन पर यहाँ पर है, इस जगह को कलिंग कहते हैं। प्रेजेंट में जो बंगाल उड़ीसा वाला पार्ट है ये कलिंग था। तो कलिंग के साथ में सम्राट अशोक का युद्ध हुआ और उस युद्ध में उन्होंने खुद एक शिलालेख में लिखा हुआ है कि अराउंड 150,000 डाइड, यानी कि इस युद्ध में कम से कम 1,50,000 लोग मारे गए थे। तो इतना ज्यादा नरसंहार इस युद्ध में हुआ था, जिससे कि अशोक ने खुद ही अपनी बात शिलालेख पर लिखी है कि इससे वो इतने दुखी हो गए कि उन्होंने कह दिया कि आई एम गिविंग अप वॉर, यानी कि मैं अब युद्ध करना छोड़ रहा हूं, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, अपने जीवन में अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उन्होंने इस घटना के बाद जो है बौद्ध धर्म अपना लिया। तो इसको आप बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें याद रखेंगे, अशोक महान ने कौन सा धर्म अपनाया था? ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपनाया। और इनकी बेटी थी और इनके बेटे थे, और तो इनकी बेटी का नाम था संघमित्रा, बेटे का नाम था महेंद्र। तो बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। तो इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी बेटी और संघमित्रा और बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। और वहां पर इन्होंने असली जो रियल बोधि ट्री है, वास्तविक जो बोधि ट्री है, यहाँ पर इन दोनों ने बोधि वृक्ष रोपण किया, यानी कि बोधि वृक्ष जो है उसको प्लांट किया था, बोधि वृक्ष का प्लांट किया था। तो असली बोधि वृक्ष का जो प्लांट किया था वो महेंद्र और संघमित्रा ने गए थे। इनके बेटे और बेटी को इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, जिसकी बात मैंने बताई आपको दीपावंसा और महावंसा में लिखी हुई है। सिलोन क्रॉनिकल में, यानी कि जो श्रीलंका के जो ग्रंथ हैं, जैसे हमारे यहाँ रामायण और महाभारत है, सेम ऐसे ही वहां पर जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटा महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था और इन्होंने वहां पर रियल बोधि ट्री की स्थापना की थी। तो इसमें जो है अशोक को महान इसलिए भी कहा जाता है, एक तो उन्होंने बहुत टेरिटोरियल एक्सटेंट एम्पायर का किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा जो इंडस वैली वाला एरिया है, सारा एरिया इन्होंने अपने राज्य में कर लिया था। नीचे भी डेक्कन वाला इंक्लूडिंग कलिंग सब कुछ इन्होंने जीत लिया था। तो इसमें इसके अलावा जो महान इनको कहा जाता है वो इनके डीड्स के लिए कहा जाता है, इनके कार्यों के लिए, कि इन्होंने कलिंग युद्ध से तंग आकर, कलिंग युद्ध से दुखी होकर, तो इन्हें फिर गिल्ट फील हुआ और उसके बाद इन्होंने युद्ध करना ही छोड़ दिया। तो उसके बाद इन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और उसके बाद महेंद्र और संघमित्रा को इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा, बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने बहुत सारे चैत्य विहार का निर्माण करवाया, सराय बनवाई, धर्मशालाएं बनवाई और उसके धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामत्रास को अपॉइंट किया, जो कि धर्म का प्रचार करेंगे। और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी काफी अच्छा था, जिसमें कि इसमें आपको नाम याद रखने हैं कि अमात्यास होते थे, जो प्रेजेंट में जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उसकी तरह अमात्यास होते थे, रेवेन्यू ऑफिसर होते, समहत्तास, और ऐसे ही इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी काफी बड़ा था। और इसमें अब आपको नेक्स्ट करना है कि अंतिम रूलर कौन था। हमने स्टार्ट किया था चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक। तो अंतिम रूलर की अगर हम बात करें तो बृहद्रथ, ये पूछा जाता है, बृहद्रथ जो है ये अंतिम शासक था, अंतिम
शासक था जिसे पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। इसको पुष्यमित्र शुंग, शुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी। हत्या कर दी थी। तो पूछा जाता है हु कर दी थी। तो क्वेश्चन आता है कि हु वाज द लास्ट मौर्यन रूलर। तो लास्ट जो अंतिम मौर्यन रूलर था वो बृहद्रथ था। बेसिकली हुआ क्या था कि आफ्टर द डेथ ऑफ अशोक इनके बेटे कुणाल और अदर एक नेम है उनके बीच में राज्य विभाजित हो गया था और उसके कारण क्या हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक प्रकार से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। और उसके बाद जो है बृहद्रथ लास्ट रूलर को पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला था और उसके कारण इस तरह से जो है द ग्रेट मौर्यन एम्पायर जो है वो फिर कोलैप्स कर गया और फिर यहाँ पर बहुत छोटी छोटी डायनेस्टीज आई जैसे कि शुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी और डेक्कन में फिर सातवाहनास आए। तो इस तरह की जो डायनेस्टीज हैं वो आई और फिर बिल्कुल जो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो ब्लैक या डार्क एज में चला गया टिल द टाइम ऑफ गुप्ता एम्पायर जब तक नहीं आया। तो इसके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने क्या क्या बनवाया था। तो बस एक क्विक सा रिकैप देखते हैं, उसके बाद चलते हैं इनके आर्ट एंड कल्चर पर कि इन्होंने क्या क्या बनवाया था। तो सबसे पहले तो हमने इसके चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं संस्थापक थे, इनके बारे में जाना। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर की बेटी से इनकी शादी हुई समझौते के बाद और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था और ये श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ वहां पर ये चले गए थे। फिर उसके बाद इनके थ्रोन इन्होंने दे दिया था पहले ही बिंदुसार को। बिंदुसार ने आजीविका वर्ग का प्रचार किया। इन्हें स्लेयर ऑफ एनिमी भी कहते हैं और उज्जैन का गवर्नर इनको बनाया गया था और बोधि वृक्ष का रोपण किया गया था। फिर अशोका का साम्राज्य आता है। अशोका ने का राज्याभिषेक विवादित रहा था। दीपावंशा महावंशा में ये बात लिखी हुई है और 269 बीसी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। रोक एडिक्ट 13 में लिखा हुआ है कलिंग युद्ध के बारे में और 7वें में लिखा हुआ है धर्म के प्रचार से संबंधित। और इसमें एक बात और आपको ऐड करनी है तो कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, हमने बात की है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के टाइम पीरियड में हुई है जिसके प्रेसिडेंट थे मतलब जिसके अध्यक्ष रहे थे मोगली पुट्टू तीस्ता। तीस्ता मोगलीपुट्टू तीस्ता जो है इसके अध्यक्ष रहे और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के समय में हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो ये अशोका की पेट्रोनेज में हुई थी और मोगलीपुट्टू तीस्ता के अध्यक्षता में हुई थी। तो दिस इज ऑल अबाउट अशोका द ग्रेट। और इसके बाद अशोका ने बौद्ध धर्म अपना लिया कलिंग युद्ध के बाद, जिसमें कलिंग युद्ध में अराउंड इन्होंने खुद बताया है कि 1,50,000 के करीब लोगों की मृत्यु हुई थी और जिससे दुखी होकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने बहुत सारी सराय, विहार, धर्मशालाएं, चैत्य, स्तूपास का निर्माण करवाया और महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका उसके लिए भेजा था प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और लास्ट रूलर बृहद्रथ था जिसे पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके मार दिया था। तो दिस इज अबाउट अशोका द ग्रेट और मौर्यन एम्पायर। हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में। पोस्ट मौर्यन एम्पायर यानी कि जो मौर्याज है इनके एम्पायर के खत्म होने के बाद कौन सा एम्पायर बना और उसके बाद नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से चेंजेस आए। तो उसको करने से पहले आपको एक बार ध्यान देना है कि मौर्यन एम्पायर में कौन कौन से आर्ट और आर्किटेक्चर की चीजें बनी थी, कौन कौन सी बिल्डिंग बनी थी, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो मौर्यन एम्पायर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पिलर्स हैं। जैसे कि हमने बताया कि बहुत इंस्क्रिप्शंस मिले हैं मौर्यन एम्पायर से संबंधित,
जैसे कि इलाहाबाद में कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले, दिल्ली में इंस्क्रिप्शंस मिले, रुक्मिणदेही पिलर भी अशोका ने बनवाया था। तो आपको याद रखना है कि कौन सा पिलर कहाँ पर है, बट हम इसमें इंपॉर्टेंट ही याद रखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कि जिस पे से क्वेश्चन आता है तो सारनाथ पिलर पे से क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो आप जो नोट होता है या स्टेट एम्ब्लेम आपने देखा होगा कि 4 सिंह है, यानी कि लायंस हैं, और वो लायंस चारों दिशाओं में उनका जो सिर है उसकी डायरेक्शन चारों दिशाओं में है। तो वो जो स्टेट एम्ब्लेम आपने जरूर देखा होगा, उसके नीचे एक चक्र बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये कहाँ से हमने लिया था? तो ये हमने सारनाथ से लिया था। तो अशोका ने सारनाथ में स्तंभ बनवाए थे, जहां से हमने अपना स्टेट एम्ब्लेम लिया है, जो कि हमारा राज्य चिन्ह है, यानी कि इंडिया का जो स्टेट एम्ब्लेम है, इंडिया का जो राज्य चिन्ह है, वो स्टेट एम्ब्लेम सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। क्वेश्चन भी इस पे से आता है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्तूपा। तो स्तूप या स्तूपा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध मठ की तरह होते थे, और आपने स्तूपा जैसे कि देखे होंगे तो ये कुछ इस तरह से राउंड शेप में मठ की तरह होते हैं। और स्तूपा जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा स्तूप है वो सांची में है, सांची भोपाल में। और सांची भोपाल में सबसे इंपॉर्टेंट, उसके अलावा हमारे पास जो है भरहुत में भी स्तूप है। भरहुत भरहुत स्तूप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि बहुत सारे जो स्तूप बने हुए हैं, जैसे कि अमरावती में भी एक बना था, वो सब डिस्ट्रॉय हो गए हैं कुछ हमलों में और कुछ प्राकृतिक आपदाओं से। मोस्टली हमलों से ये जो स्तूपा है डिस्ट्रॉय हो गया, जिसमें से अभी तक सर्वाइव्ड है वो सांची का स्तूप सर्वाइव्ड है, और जो कि अशोका ने बनवाया हुआ है, और भरहुत का स्तूप। तो ये आपको याद रखना है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? क्वेश्चन आता है, अशोका ने बनवाया था। कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। फिर हम बात करते हैं कुछ गुफाओं की, केव की। तो केव या गुफाओं में बराबर हिल्स, जो आजीविका केव्स है बोध गया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बराबर केव्स पर क्वेश्चन भी आता था कि इनकी स्थापना किसने करवाई है? तो बराबर केव्स की स्थापना भी अशोका ने करवाई है, और प्रेजेंट में बोध गया में है। फिर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, मौर्यास का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो मौर्यास का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें अमात्याज होते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जैसे आज के समय में सिविल सर्विस सर्वेंट होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, सेम उस समय कौटिल्य ने एक ऐसा सेटअप बनाया था जिसमें कि अमात्याज होते थे। और अमात्याज कौन होते थे? ये आईएएस ऑफिसर्स होते थे। यानी कि प्रेजेंट में जो आईएएस ऑफिसर काम करते हैं वही अमात्याज उस समय काम करते थे। नेक्स्ट जो है इसमें धम्म महामत्राज। तो धम्म, जो अशोक का धम्म था, जो अशोक ने फिलोसफी दी थी बौद्ध धर्म को लेकर के, और उसमें अशोक ने अपने धम्म के बारे में बताया था, उसके प्रचार के लिए उसने अपॉइंट किए थे धम्म महामत्राज। तो धम्म महामत्राज जो है, इनका कार्य था धम्म का प्रचार करना, यानी कि अशोक ने जो अपना धम्म दिया था उसका प्रचार और प्रसार करना। नेक्स्ट इसमें था समहर्ता। समहर्ता मतलब जो चीफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, यानी कि समहर्ता कौन होते थे? जिन पर जिम्मेदारी होती थी अपने कार्य को क्या कहते हैं उसे, राजस्व वसूलने की। रेवेन्यू जो होता है मनी से रिलेटेड, जो भी मनी से रिलेटेड कार्य होता था राज्य का, वो रेवेन्यू चीफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभालता था, जिसे समहर्ता कहते थे। और आर्मी के जितने भी अध्यक्ष होते थे, जो आर्मी का चीफ होता था उसे अध्यक्ष कहते थे। और यहाँ पर जजेस भी होते थे, तो वहां पर एक उच्च न्यायालय भी था मौर्यन साम्राज्य में। उस उच्च न्यायालय का जो अध्यक्ष होता था, जो जज होता था, चीफ जस्टिस, उसको धर्माधिकारिण कहते थे। धर्माधिकारिण उसको कहते थे। तो ये जो है उसका छोटा सा मतलब बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन था। और अगर व्हेन वी टॉक अबाउट अमात्य, तो अमात्य के बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि उस समय, जिस समय कोई फॉरेनर्स यहाँ नहीं था, कोई ब्रिटिश यहाँ नहीं थे, हमारे उस समय हमारी कंट्री में आईएएस जैसे अमात्यास थे। तो अमात्यास जो है, इनका सिलेक्शन भी कौटिल्य ने उसी तरह से किया है जिस तरह से आज के समय में सिविल सर्विस सर्वेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ये बातें लिखी भी है कि किस तरह से उनका सिलेक्शन किया जाता था। एक और फीचर
यही जनगणना जो है फिर बाद में एक चलन बन गया था। लेकिन जो जनगणना का श्रेय जाता है वो मौर्यन साम्राज्य को जाता है कि वहां पर जनगणना भी होती थी। तो दिस इज अबाउट जो इनका आर्ट और आर्किटेक्चर है कि पिलर्स कौन कौन से बनवाए, कौन कौन से स्तूप बनवाए, बिल्डिंग्स कौन सी बनवाई, उसके बारे में। और अब हम चलते हैं अपने पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि बृहद्रथ की जो हत्या थी वो पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, और फिर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो इसमें आपको याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। उसके बाद उसका बेटा आया था अग्निमित्र, और उसके बाद जो है एक डायनेस्टी आई जिसका नाम था कण्व डायनेस्टी। तो शुंग डायनेस्टी की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग जो है ये एक स्टाउंच ब्राह्मण था, स्टाउंच ब्राह्मण। पुष्यमित्र शुंग स्टाउंच ब्राह्मण था, और ऐसा कहा जाता है कि इसने बौद्ध जो है बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रचार नहीं किया और बुद्धिस्ट जो है उनको परसिक्यूट किया था। लेकिन ऐसा सही नहीं माना जाता है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के बाद भी बौद्ध धर्म जो है वहां पर फला फूला, तो इसलिए ये जो धारणा है वो गलत मानी जाती है पुष्यमित्र शुंग के बारे में। लेकिन वो स्टाउंच ब्राह्मण था एंड ही परफॉर्म्ड सो मैनी अश्वमेध यज्ञ। ही परफॉर्म्ड मैनी अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, तो उसने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ जो है वो किए थे। और पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग के बाद इसका बेटा आता है अग्निमित्र, और अग्निमित्र के बाद इसका बेटा था देवभूति। देवभूति की हत्या कण्व डायनेस्टी के वासुदेव कण्व ने कर दी थी, और वासुदेव कण्व ने फिर एक कण्व डायनेस्टी की स्थापना की, जिसको 45 वर्ष तक जिसने राज्य किया। अब यहाँ पर 45 वर्ष के बाद एक ब्लैंक पीरियड है जिसमें क्या हुआ किसी को नहीं पता है। और गुप्ता साम्राज्य के एस्टैब्लिश होने तक यहाँ पर डेक्कन इस नॉर्थ पार्ट में अनस्टेबिलिटी बनी रही, यानी अस्थायी जो है अस्थिर बना रहा। क्योंकि यहाँ पर कौन सा इन्वेजन हो रहे थे, यहाँ पर बैक्ट्रियंस इन्वेजन हो रहे थे। यहाँ पर बैक्ट्रियन इन्वेजन होने स्टार्ट हो गए थे। तो बैक्ट्रियन इन्वेजन के बारे में अगर हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे मिनेंदर के बारे में। मिनेंदर का नाम बहुत आता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और बैक्ट्रियन इन्वेजन में आपने पढ़ा होगा शख्स आए थे और कुशांस आए थे। कुशांस का नाम आपको याद रखना है क्योंकि कुशान में हम बहुत इंपॉर्टेंट रूलर पढ़ेंगे जिसका नाम है कनिष्क। तो शख्स आए, कुशान आए। कुशान में सबसे इंपॉर्टेंट है कनिष्क। और इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि विक्रम संवत जो है, जो कि हिंदू कैलेंडर है, उसकी शुरुआत भी इन्होंने ही करवाई थी, जो कि अराउंड 78 एडी के बाद से माना जाता है। और आज जो है हिंदू नववर्ष है विक्रम संवत का। तो इसमें आपको याद रखना है कि हमारा जो नववर्ष है, यानी कि भारतीय जो कैलेंडर है या नववर्ष है, हिंदू नववर्ष जो है वो कब से स्टार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे विक्रम संवत कहते हैं। तो इसमें बैक्टीरियन इन्वेजन स्टार्ट हो गए थे, और बैक्टीरियन इन्वेजन की वजह से जब तक गुप्त साम्राज्य जो है वो स्थापित नहीं हुआ, वहां पर एक ब्लैंक वो है हिस्ट्री में। तो उसके बाद इन्होंने 45 साल तक राज्य किया, और उसके बाद डेक्कन में उसी समय 450 वर्ष तक एक वंश ने राज्य किया है जिसका नाम था सातवाहन। और सातवाहन जो है इसके फाउंडर का नाम याद रखना है शिमुख। पूछा जाता है कि सातवाहन क्या की स्थापना किसने की, तो शिमुका ने की थी। और इसके मुख्य शासक थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो आपको इस तरह से जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, इस तरह की आपको डिटेल्स याद रखनी है कि कोई भी राज्य अगर आप याद रखेंगे एंशिएंट में, तो आपको टाइम पीरियड याद नहीं रखना है, क्योंकि इनकी जो डेट है वो बहुत डिस्प्यूटेड होती है। डेट कभी भी एंशिएंट हिस्ट्री में डेट्स एग्जैक्ट
नहीं होती, इसलिए कभी डेट से क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट नहीं पूछा जाता है। इसलिए आपको फाउंडर का नाम याद रखना है एम्पायर का, जब भी आप पढ़ेंगे उसमें उसके मुख्य राजा कौन रहे, मुख्य सम्राट कौन रहे, किंग कौन रहे। उसके बाद उन किंग ने कुछ किया था अपनी लाइफ में, यानी कि किसी ने जैन धर्म अपना लिया सोशली, या फिर उनका जैसे कि एक लीनिएज आपको याद रखना है, फैमिली में कौन कौन था। फिर अगर उन्होंने कोई नया राज्य जीता है या कुछ नया किया है तो वो भी उसमें ऐड ऑन करके आप पढ़ सकते हैं। तो पोस्ट मौर्यन में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि पोस्ट मौर्यन की खुद हिस्टोरियंस के पास बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है। आपको याद रखना है पोस्ट मौर्यन में चुंग डायनेस्टी के बाद कन्व डायनेस्टी, उसके बाद डेक्कन में सातवाहन थे, और एक ब्लैंक है टिल देन कि बैक्टीरियन इन्वेजन हमारे यहाँ पर नहीं हुए। तो बैक्टीरियन इन्वेजन होंगे, और बैक्टीरियन इन्वेजन के बारे में हम कल पढ़ेंगे विस्तार से कि कौन आया और उसने फिर हमारा किस तरह से चेंज हुआ इंडिया की हिस्ट्री कंटिन्यूसली। तो इसमें दिस इज ऑल अबाउट टुडे द पोस्ट मौर्यन इंडिया। और बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग पे, और गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टीएफसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।